तो बच्चों आज जो अपना ये लेक्चर है दिस इज स्पेशली फॉर डाउट्स। जो आप लोगों ने मेरे पास डाउट सेंड किए थे उन डाउट्स के सॉल्यूशन के लिए है आज का अपना ये लेक्चर। जो भी 7-8 क्वेश्चन आप लोगों के डाउट आए हैं तो अगर उसी की तरफ बढ़ें तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैविंग चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। मतलब ये आपके पास एक डाइपोल दिया गया, ये नाम दे देते हैं पॉइंट का ए बच्चों और इसको बोल देते हैं बी। ये अपना सेंटर है, सेंटर से कितना दूर चलना है हमें 12 सेंटीमीटर। कितना दूर चलना है हमें 12 सेंटीमीटर। मतलब ओवरऑल कहें तो ये आर दे दिया, क्या दे दिया गया आपको आर। ये ए है और ये ए, डाइपोल की लेंथ 2a के बराबर लेते हैं। डाइपोल की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब ए कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और आर कितने के बराबर है 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर के बराबर है। क्लियर हुई यहां तक की बात। अब यहां पे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबको पता है कि इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है, P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए क्या निकालना, आपको वैल्यूज पुट करनी है। P की वैल्यू क्या है आपके पास, Q इंटू 2a होती है। तो Q कितने के बराबर है, अरे एक चार्ज दे रखा था 1 माइक्रोकूलम, तो Q की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। तो 1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2, a कितना है 5 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर कितने के बराबर है 12 इंटू 10 की पावर -2 माइनस ए स्क्वायर। बच्चों ए कितना था 5 इंटू 10 की पावर -2, आर का स्क्वायर ए का भी स्क्वायर और इसकी होल पावर कितने के बराबर है 3/2। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना आप लोगों का काम रहेगा, वो आपका आंसर आएगा। कर लो एक ही नहीं, फिर भी डाउट आए तो पूछ लेना। कई बार क्या होता है कि बुक में आंसर कुछ अलग दिया होता है, आप लोगों का अलग आ जाए तो वो क्या करते हैं, वो कई बार डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। फॉर्मूला कंसेप्ट सही होना चाहिए, बाकी आंसर एज इट इज मैच हो या ना हो कोई जरूरी नहीं होता है। कई बच्चे बिल्कुल एग्जैक्ट बुक वाले आंसर को मैच करने पे लगे रहते हैं, तो उससे बचें बच्चों। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट में इन्होंने दिया द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.10 फ्रॉम द मिडल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन इज दिस। व्हेन इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर द फोर्स रिड्यूस्ड टू दिस, कैलकुलेट द डाइपोल लेंथ। देखो इन्होंने क्या कहा, हमारे पास फोर्स दे रखे हैं कि जब उसको उसने R1 डिस्टेंस पे पुट किया, किस पे पुट किया R1 डिस्टेंस पे। थोड़ा मैं इंक बदल लेता हूं शायद ये अच्छे से नजर नहीं आए। जब वो कितने डिस्टेंस पे था R1 डिस्टेंस पे, मतलब 0.10 मीटर पे, तब फोर्स कितने के बराबर था F इक्वल्स टू 0.025 न्यूटन। और जब डिस्टेंस कर दी उसने R2 मतलब 0.2 मीटर, तब फोर्स कितने के बराबर हो गया F2 इक्वल्स टू 0.02 न्यूटन। तो इन्होंने कहा कि डाइपोल लेंथ बताइए, मतलब 2a निकालो। क्या निकालो बच्चों 2a। लाइन कैसी है एक्सियल लाइन है। कैसी लाइन है बच्चों एक्सियल लाइन है। तो और डिस्टेंस सेंटर से ही दे रखी है, मतलब r गिवन है, एक R1 और एक R2। तो फोर्स तो हमें पता है, फोर्स किसके बराबर होता है Q इंटू E। तो Q इंटू E1, तो Q तो एज इट इज, क्योंकि हर बार तो सेम ही है, यूनिट चार्ज दे रखा है। क्या दे रखा है यूनिट चार्ज, तो इसकी जगह पे 1 लिख दोगे आप लोग। E की वैल्यू एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होता है 2 P R, R की जगह पे R1 डिवाइड बाय
4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। याद होगा सबको ये फॉर्मूला, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो ये आया F1। F2 की वैल्यू रखते तो Q इंटू E2, तो Q यूं का यूं, E2 कितने के बराबर है, Q इंटू 2P। अच्छा यहां पे अपने पास ये Q 2 बार लिख दिया, तो Q अब E कितने के बराबर है, 2PR2, एक्सियल लाइन है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। डाइपोल लाइन तो सेम रहेगी दोनों ही केस में। समझ आई कि नहीं आई? F1 का पता चल गया और किसका पता चल गया हमें, F2 का। दोनों को डिवाइड कर दो, अब दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। तो क्या करो, F1 बाय F2, F1 बाय F2 अगर आप निकालोगे तो वहां से ध्यान दिया जाए तो जब दोनों को डिवाइड किया तो Q कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, P कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो जाएगा। ये सारे तो क्या हो जाएंगे आपके पास, कैंसिल। सिर्फ बचेगा क्या, अगर मैं F1 वाले में देखूं तो ऊपर रहेगा R1 और नीचे आएगा R1 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और F2 वाले में क्या बचेगा, R2 और ऊपर क्या आ जाएगा इसमें, R2 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो ये आया आपके पास R1 का पता, R2 का पता, F1 का पता, F2 का पता। किसका पता आ जाएगा इस इक्वेशन से, A का पता आ जाएगा बच्चों। जब आप सोल्व करोगे तो यहां से A आएगा 0 पॉइंट, बता भी देता हूं, 0.05 के आसपास। जब डाइपोल लेंथ निकालोगे, डाइपोल लेंथ कितनी होती है, 2a, मान लो d कह देते हैं, तो वो कितना आएगा 2a। 2a मतलब इसका डबल करोगे तो 0.1 मीटर। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 जो डाउट में था। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट में इन्होंने हमारे पास क्या दिया, देखो बच्चों इसमें क्या दिया कि 2 चार्जेस -4 माइक्रोकुलम प्लस 4 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट दिस एंड दिस। एक इस पॉइंट पे रखा है, एक इस पॉइंट पे रखा है। इन दोनों पॉइंट को नाम दे लेते हैं हम। एक को ए वाले के पोजीशन वेक्टर को बोल देते हैं आर ए, मतलब आई कैप, जे कैप तो है ही नहीं, 0 हो गया, प्लस 4 के कैप, ये तो हो गया आर ए। अगर हम आर बी लेके चलेंगे तो वो क्या आएगा बच्चों, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप। तो आर ए हो गया आपके पास, और क्या हो गया आपके पास आर बी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया कितने के बराबर, 0.02 आई कैप वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये दे रखा है। कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, हमें क्या चाहिए इसके ऊपर, जो टॉर्क लगेगा। तो बच्चों हमें अच्छे से पता है टॉर्क किसके बराबर होता है आपके पास, आर क्रॉस एफ, पढ़ी है ये बात। तो आर यूं का यूं, एफ क्या होता है, क्यू इंटू ई, क्या होता है क्यू इंटू ई। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट करनी है आर और ई की। ई ये रहा, आर डिस्टेंस, अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस आर ए। आर बी घटाएंगे तो ये देखो 2 में से 1 गया, आई कैप रह गया, और ये माइनस जे कैप रह गया, और ये इसमें से जाएगा तो प्लस के कैप रह गया। तो कर दो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट, आर की जगह पे क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। क्यू को अलग से रख लो, ई का वैल्यू क्या है 0.02 आई कैप, और क्यू स्केलर है तो उसको बाहर रखो। क्यू की वैल्यू भी दे रखी है, चार्ज कितना है 4 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 कुलम। तो उम्मीद करता हूं कि ये वैल्यू आप लोग पुट कर लोगे। इसमें क्यू की वैल्यू रख दोगे और इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू बचती है 8 इंटू 10 की पावर -8 के कैप प्लस जे कैप न्यूटन मीटर। ये आपके पास वैल्यू आएगी टॉर्क की। बट ये तो वेक्टर में आया है, अगर इसको बाई चांस स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड की बात करता तो इसको क्या करो, 8 इंटू 10 की पावर -8, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √1 का स्क्वायर, √1 का स्क्वायर √2 आ जाएगा। इसको बच्चों सोल्व कर लियो तो नियरली शायद वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास, इसको सोल्व करने पे 1.13 इंटू 10 की पावर -6 या 8 जो बचा हुआ था, उसमें शायद सेंटीमीटर था तो उसको मीटर में बदलोगे तो 6 आएगा बच्चों ये। तो न्यूटन मीटर, ये आपका आंसर हो गया।
कर लोगे कि नहीं? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया, ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर, चार्जेस दिस एंड दिस आर प्लेस्ड एट AC एंड D, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। ये आपके पास एक स्क्वायर दे रखा था, क्या दे रखा था बच्चों? एक स्क्वायर, A साइड है, ये B साइड है, ये C साइड है, और ये आपके पास क्या है? D साइड है। A पे चार्ज रखा है 50 कूलम, ए पे रखा है बच्चों 50 कूलम, बी पे कुछ नहीं रखा, सी पे रखा है फिर ए पे और सी पे है -50 कूलम, और फिर डी पे है प्लस का 50 कूलम। तो यहां आपको क्या चाहिए? फील्ड चाहिए, और इसकी साइड है 5 मीटर, साइड कितने के बराबर? 5 मीटर। तो देखो पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड। ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड भी क्या होगा? आउटवर्ड। और ये नेगेटिव चार्ज है, इसका फील्ड क्या होगा? इनवर्ड। तो ये फील्ड हो गए, इसको कह देंगे EA, इसको कह देंगे EB, और इसको कह देंगे EC। इनका क्या चाहिए अब आप लोगों को? रिजल्टेंट चाहिए। तो इसके रिजल्टेंट के लिए देखो क्या समस्या रहती है कि ये स्क्वायर है तो ये एंगल 45, ये एंगल भी कितने के बराबर आना है? 45। इसको मैं आगे तक लेके जाता तो ये 45, ये भी 45 बचता। EB को दो पार्ट्स में तोड़ लो, इस साइड क्या आ जाएगा? EB cos 45, इस साइड क्या आ जाएगा? EB sin 45। अब ऊपर वर्टिकल साइड क्या आ जाएगा? अगर मान लो, एक बार मान लेता हूं मैं, EC बड़ा है तो EC माइनस EB sin 45, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। ये दोनों ऐड हो गए, EA प्लस EB cos 45, ये हो गया ओरिजेंटल। इसको बोल दें एक बार E1 या EX कह दो, और इसको क्या कह दो? EY। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर। उम्मीद है मैं अपनी बात समझा पाया हूंगा। भाई अगर अब 3 हो गए ना, तो 3 का सम कैसे निकालें? 3 के सम के लिए हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बदल लेंगे। जो ओरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं उसको रिजोल्व कर लिया, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट आ जाएगा और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट आ जाएगा। अब y वाले अलग से रख लो, x वाले अलग से रख लो। ये ऊपर मैंने लिख दिया, ये y है और ये आया ये x है। एक x के लॉन्ग आ गया, एक y के लॉन्ग, फिर उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट आप लोग जानते हो जाएगा कि नहीं बच्चों? पक्की बात है। नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट में दिया ए 50 माइक्रोकूलम इज सिचुएटेड इन XY प्लेन एट पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस। मतलब चार्ज दे रखा था कितने का? 50 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 कूलम। वो कहां पे था? उसका नाम दे दिया R0, 2I कैप प्लस 3J कैप। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एक ऐसे पॉइंट पे जिसका पोजीशन वेक्टर R कितना दे रखा है? 8I कैप -5J कैप। इसको मैं एक बार R1 कह दूं, इसको हम R1 नाम रख देते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो हमने पढ़ रखा है, क्या होता है? K/R²। बट अब यहाँ R निकालना पड़ेगा ना, जहां चार्ज है और जहां फील्ड निकालना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? R1 माइनस R0, यहां से R आ जाएगा, कितने के बराबर आएगा? 8 - 2 6I कैप -5 और ये -8J कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड √6 36 और 64 110 आ जाएगा। तो R आया 10 मीटर। अब यहां हमें बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है बच्चों। K कितना? 9 × 10 की पावर 9। Q कितना? 15 × 10 की पावर -6। R² मतलब 10 का स्क्वायर। तो हो जाएगा सोल्व। मेरे हिसाब से इसको सोल्व करोगे तो D ऑप्शन बचेगा आपके पास इसका। तो ये था आपका नेक्स्ट देखो, इसमें हमारे पास क्या दे रखा है इन्होंने? बड़ा थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की कि लेट ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। चार्ज कहां पे रखा है? ओरिजिन पे रखा है। अगर हम ऐसा कुछ बनाते कि ये बना लिया, जैसे एक आपके पास एक्स एक्सिस होगी और एक मान लो क्या होगी? वाई एक्सिस, और एक चार्ज कहां पे रख दिया? ओरिजिन पे एक चार्ज रख दिया Q। Let EA, EB and EC are the electric field at 3 points. इन 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे, A पे, B पे और C पे। देन
ये दो ऑप्शन दिए 1 और 2, हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, कि ई ए परपेंडिकुलर है ई बी के या ई बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ई सी, ऐसा कुछ हमें देखना था यहाँ से। तो देखते हैं बच्चों क्या आएगा। तो क्या करें, हम सबकी वैल्यू रख लें एक बार। वैल्यू कैसे रखेंगे, अब ई ए की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, ई ए, तो किसी भी पॉइंट अगर पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ई को हमें लिखना हो, किसकी फॉर्म में बच्चों, पोजीशन वेक्टर, तो सबको ये फॉर्मूला ध्यान होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, और साथ में आपके मतलब सॉरी आर क्यूब, के क्यू बाय आर क्यूब, और साथ में होता था आर वेक्टर, याद है। ए है तो यहां क्या लिख लेंगे, आर ए, और यहां पे भी क्या लिख देंगे, आर ए। क्लियर हुई बात ये। तो अब इनकी वैल्यू को लिखने चलते हैं। इनकी वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू में क्या क्या आना है, के क्यू आर ए कितना है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये है ना एक्स कंपोनेंट, इसका ये वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट, डिवाइड बाय आर ए का क्यूब। पहले तो आर ए निकाल लें, मतलब मैग्नीट्यूड देखना है, तो क्या होगा, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 9 4 13 और 14 आ जाएगा, तो √14 का क्यूब, ये आया ई ए। अब सिमिलरली क्या लिखो, ई बी, वो क्या होगा, के क्यू आर बी डिवाइड बाय आर बी का क्यूब, डिवाइड बाय आर बी का क्यूब, उसको लिखें वैल्यू को, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, के क्यू, साथ में क्या आपके पास आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, समझ गए क्यों, क्योंकि देखो ये रहा बी पॉइंट, तो इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट, डिवाइड बाय आर क्यूब, इसका अगर आप देखोगे तो ये कितने के बराबर आएगा, अगर बी वाले में देखा जाए तो 1 1 1 है, तो √3 हो जाएगा, तो √3 का क्यूब, √3 का क्या होगा बच्चों, क्यूब। उसके बाद ई सी लिख लो, क्या लिख लो, ई सी, ऊपर लिख देता हूं, ई सी ले लो। अब ई सी क्या आएगा, के क्यू, अब आर सी कितना है, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, डिवाइड बाय आर सी का क्यूब। अब आर सी का क्यूब, ये 4 4 4, तो 12 हो गया ना, 12 का क्यूब, तो ये आया ई ए, ये आया ई बी, और ये क्या आया आपके पास, ई सी आया। यहां से अब हमें देखना है कि ई ए ई बी के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर लो, अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए, ई ए इंटू ई बी, इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 0। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखो एक बार, के क्यू तो बाहर आए दोनों, तो के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बस, और साथ में √14 का क्यूब है और एक √13 का क्यूब है, नहीं सॉरी √3 का क्यूब है। अब ब्रैकेट वाले देखो, 1 आई के साथ 1 हो गया, 2 और ये भी प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 3 ये माइनस का 3, तो -3 हो गया, गया ना, कितना आया 0। तो इन 2 में क्या है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0, दोनों की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही हो गया, 1 इज करेक्ट। तो ओनली 1 इज करेक्ट वाली बात में थोड़ा डाउट करेंगे हम, मतलब ऑप्शन कौन सा खत्म हो गया, बी गया और डी गया, अब या तो बचा ए और या बचा सी। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये हो जाता है हमारे पास कि एक सोल्व करते ही आंसर आ जाता है। अब कह रहे कि ई बी का मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स है ई सी के, चलो भाई उसको भी चेक करते हैं। उसको चेक करेंगे तो क्या होगा, ए पहले इसको हटा दूं, थोड़ा सा जगह बन जाएगी अपने पास, यहीं से रब कर लेता हूं। तो देखो ई बी में ये सब है, अगर इसका मुझे मैग्नीट्यूड की कोई बात करे तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, के क्यू 1 1 1 करूंगा तो √3 बचेगा, कितना बचेगा, √3, नीचे √3 का क्यूब है, नीचे √3 का क्यूब है, तो कितना रह जाएगा ये, के क्यू बाय √3 का स्क्वायर, मतलब के क्यू बाय 3, ये आया मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड जो बी वाला है। अब सी वाला देखो ये ऊपर रहा, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई सी को मैं यहां से निकालूंगा तो वो बचेगा के क्यू, ऊपर तो वही √12 आना है, तो √12 का स्क्वायर तो नीचे आएगा 12,
तो ये आया दिस। क्या इसको मैं लिख सकते हैं यहां से, ध्यान दिया जाए तो k क्यू बाय 3 था ये, और ये था k क्यू बाय 12, तो इसको हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि ई बी बाय ई सी, ई बी बाय ई सी करे तो 4 बचेगा, हाँ बिल्कुल बचेगा। ये क्या है इसका, देखो वो है k क्यू बाय 3, है ऐसा ही। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, एक मिनट, ए के क्यू 4 इंटू 3, के क्यू बाय 3 क्या है, ई बी, तो इसका मतलब ये हो गया ई बी बाय 4, और ये था ई सी। अगर मैं वहां ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाता तो ई बी क्या आया, 4 टाइम्स ऑफ ई सी। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, तो इसका ऑप्शन आ गया सी वाला। उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया बट हर एक पॉइंट उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। मैग्नीट्यूड निकाल लिया था, और परपेंडिकुलर है उसके लिए डॉट प्रोडक्ट को 0 रखा है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाले की आई वाले के साथ कर दो, जे वाले की जे वाले के साथ कर दो, के वाले की के वाले के साथ कर दो, हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोलिया कि ए पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is placed in an electric field E which varies as, E बोल रखा है कि E वेरी कर रहा है ऐसे, E नॉट साइन ओमेगा t, ऐसे वेरी करने लग रहा है। अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड, बोले कि भी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में जाने लग रहा है तो आपको इसका एम्पलीट्यूड बताना है। बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो हमें फोर्स की इक्वेशन या एक्सेलेरेशन की इक्वेशन सबको याद होगी, अरे है कि नहीं है याद। एक्सेलेरेशन के लिए इक्वेशन क्या होती थी, कोई भी अगर रहता था तो ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये एसएचएम की एक्सेलेरेशन की इक्वेशन होती है। एसएचएम की एक्सेलेरेशन की क्या होती है बच्चों, इक्वेशन होती है, अगर ध्यान है तो यहां ये फील्ड दे रखा है, तो यहां से फोर्स क्या आता, क्यू इंटू ई, एक्सेलेरेशन क्या आती, क्यू ई बाय एम, क्या आती, क्यू ई बाय एम। तो क्यू और एम तो यूं का यूं दोनों दे रखे हैं, चार्ज भी दे रखा है और मास भी दे रखा है, कैपिटल क्यू दे रखा है तो उसको कैपिटल क्यू ले लो। और ई कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। करें कंपेयर दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास क्या आने लग रहा है, अगर दोनों फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन किया जाए तो फर्स्ट, इसको मैं कह देता हूं फर्स्ट और इसको कह देते हैं सेकंड। यहां पे ए ओमेगा स्क्वायर है और इसमें ए ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आया है, क्यू ई नॉट बाय एम, यही आया ना निकल के। तो यहां से क्या पूछा था, ए कितने के बराबर हो जाएगा, क्यू ई नॉट बाय एम और साथ में क्या है, ओमेगा स्क्वायर। अब ऐसा कोई ऑप्शन देख लो एम्पलीट्यूड वाला, क्यू ई नॉट एम ओमेगा स्क्वायर, क्यू ई नॉट एम ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपका बच्चों ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी समझ आया होगा आप लोगों को। तो ये कुछ बच्चों के डाउट्स थे, कुछ और रह गए होंगे तो मैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करूंगा बच्चों। क्लियर है।